हेलो स्टूडेंट्स, आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिसकी रेजिस्टेंस लो होती है ताकि उसमें से करंट इजीली फ्लो करे। रजिस्टर क्या होता है? इसका थोड़ा इस कंडक्टर से थोड़ा हाई रेजिस्टेंस होता है। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर का इन्फिनिटली रेजिस्टेंस होता है। देखिए यहाँ पे कैसे प्रूफ करता हूँ। उसमें से करंट जीरो फ्लो करेगा, इंसुलेटर से करंट नहीं जाता। V इक्वल टू आई आर होता है। अगर मैं आई की जगह आर की जगह इन्फिनिटी रख दूं तो V बाई इन्फिनिटी इक्वल टू आई। तो V बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वन और बाई इन्फिनिटी कोई नंबर बाई इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है। तो ये करंट कितना हो गया? जीरो, इसलिए इंसुलेटर का रेजिस्टेंस जीरो। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर है जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं? आइए देखते हैं। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तीसरा हमारा नेचर ऑफ मटेरियल होगा, चौथा टेम्परेचर होगा। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कैसे लेंथ प्रभाव डालता है किसी कंडक्टर पे? तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। यानी लेंथ को हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटाएंगे तो घटेगा। यानी ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए वायर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, और जितना शॉर्ट वायर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। इस पे न्यूमेरिकल किस तरह बनता है या क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे आपको दे देगा किसी वायर को हमने डबल कर दिया, तो बताइए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर लेंथ को हम डबल कर रहे हैं, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है। अब नया जो R डैश निकलेगा वो क्या हो जाएगा? 2L। और हम जानते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। पहली इक्वेशन से L की जगह R पुट कर सकते हैं, तो नया जो R होगा वो 2R होगा। यानी जो नया रेजिस्टेंस होगा वो डबल हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो वही लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यहाँ लेंथ है। लेंथ किसी वायर की इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा, शॉर्ट वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम। अब दूसरा देखते हैं हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे होगा? R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिसका एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। यानी किसी वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए ये आपका थिक वायर है और ये थिन वायर है। अब दोनों का एरिया कंपेयर कीजिए। इसका एरिया इसके कंपैरिजन ज़्यादा है, ये वाला पोर्शन सर्कल की तरह है, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये भी सर्कल दिख रहा है तो इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो अब एरिया किसका ज़्यादा है? इसका, तो इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो कम होगी, और इसका एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। यानी थिक वायर की रेजिस्टेंस कम रहती है, यानी लेस रेजिस्टेंस, और थिन वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा रहती है, मोर रेजिस्टेंस। थिक वायर को माना जा सकता है कि बहुत सारे जब थिन वायर पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो हमें थिक वायर मिलता है।
आइए देखते हैं एग्जांपल कैसे। मान लीजिए एक थिन वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसको कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में 4 ओम से ही। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 आ गया, ये 2 आ गया, 1/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम। हमने देखा कि दो थिन वायर को जब हमने पैरेलल में, सेम थिन वायर को पैरेलल में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस 4 ओम से सीधी 2 ओम हो गई। जैसे ये दो थिन वायर है, इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब ये जाके हमें थिक वायर देगा, यानी रेजिस्टेंस उस समय हाफ हो जाती है सीधी। 4 से 2, 8 होता तो 8 होता तो 4, इस तरह। इससे क्या पता चलता है कि शॉर्ट लेंथ की थिक वायर को हम यूज़ करते हैं अगर हमें कहीं पे लो रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम दो थिक वायर को यूज़ कर लेंगे और लो रेजिस्टेंस ले आएंगे। अगर हमें कहीं हाई रेजिस्टेंस चाहिए और हमारे पास थिन वायर है तो हम उसको यूज़ करके हाई रेजिस्टेंस यूज़ कर लेंगे। जैसे हाई रेजिस्टेंस चाहिए, हमारे पास एक 2 ओम का है, 2 ओम का है। मान लीजिए हमें कहीं पे 4 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए था, तो हम दो थिन वायर को यूज़ करके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 ओम। अब मान लीजिए कहीं पे हमें 2 ओम की जरूरत थी, तो दो थिक वायर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। कंफ्यूज हो जाएंगे आप, पिछले वाले से रुकिए। यहाँ पे हमें चाहिए कम रेजिस्टेंस वाला, जैसे 1 ओम चाहिए और हमारे पास 2 ओम का एक वायर है, 2 ओम का एक वायर है, तो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो आर इक्विवेलेंट हमारा जो आएगा 1 ओम आ जाएगा। इसलिए थिन वायर का यूज़ हम, अगर हमें कहीं हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो दो थिन वायर को यूज़ करते हैं, अगर हमें कहीं लो रेजिस्टेंस चाहिए तो हम दो थिक वायर का यूज़ करते हैं। तो वही लिखा हुआ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए यहाँ पे। थिक वायर हैज ए ग्रेटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिन वायर हैज ए स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी थिक की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होती है, थिन की कम होती है। इस यही कारण है कि थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस और थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। फिर आगे है ए थिक वायर कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। वही मैंने बताया था आपको, जो थिक वायर को माना जा सकता है कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ जो वायर तारे हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। एंड वी नो दैट इफ वी हैव 2 रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन पैरेलल, और हम जानते हैं कि 2 रेजिस्टेंस अगर कोई पैरेलल में है तो वो उसका इक्विवेलेंट रिजल्टेंट या रेजिस्टेंस जो आएगा वो हाफ हो जाता है। तो ऊपर वाले डिस्कशन से हमने देख लिया पूरे। शॉर्ट लेंथ की थिक वायर यूज किया जाता है गेटिंग लो रेजिस्टेंस के लिए, लॉन्ग लेंथ थिन वायर यूज किया जाता है हाई रेजिस्टेंस के लिए। अगला है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, अब वो वायर किस चीज का बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड, यानी जो नेचर होगा मटेरियल का उस पर भी फर्क पड़ता है कि रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई होगा कि लो होगा। सब मटेरियल है लो रेजिस्टेंस, कुछ मटेरियल की रेजिस्टेंस लो होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। टेम्परेचर कैसे प्रभाव डालता है? रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस एज रेजिंग द टेम्परेचर। जितना भी प्योर मेटल है, प्योर होना चाहिए मेटल, उसको इंक्रीज करेंगे अगर टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। बट रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मगर जितने भी एलॉय हैं उनका कोई, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलॉय पे। जैसे एलॉय को मैग्नीशियम, कंस्टेंटेन, नाइक्रोम, ये पहले भी डिस्कस किया था हमने इंट्रोडक्शन क्लास में। अब आता हमारा टॉपिक रेजिस्टिविटी। आइए देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। अभी हमने पढ़ा
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो क्या करेंगे आप, कंबाइन कर देंगे रिलेशन को 1 और 2 को, तो आर जो आएगा वो एल बाई ए आ जाएगा। तो आर इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ये आ गया हमारा रेजिस्टिविटी, या रो बोलेंगे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका नाम होगा, एल बाई ए हो जाएगा। तो ये निकालना है, रो निकालना है, तो रो इक्वल टू ये इधर चला जाएगा आर ए बाई एल। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी, जहां आर रेजिस्टेंस है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल हमारा लेंथ है। तो इसी फॉर्मूले पे हमारा रेजिस्टिविटी निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम 1 स्क्वायर मीटर ले लेते हैं और लेंथ हम 1 मीटर ले लेते हैं, तो जो रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी रो इक्वल टू आर हो जाएगा। कब, जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर ले रहे हैं, यानी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, 1 स्क्वायर मीटर ले रहे हैं, और लेंथ हम 1 मीटर ले रहे हैं, तो रो इक्वल टू आर होता है। रेजिस्टेंस उस समय रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाती है। अब यूनिट क्या होगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। यूनिट निकालना है तो इस साइड, अगर इसकी निकालनी है तो इस साइड जिसका जिसका पता है वो पुट कर दो। आर की क्या होती है हमें मालूम है, क्या होती है, ओम। एरिया की तो मैथ में पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो मीटर से मीटर एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर या ओम मीटर। ये हमारी यूनिट हो जाएगी रेजिस्टिविटी की। अब नोट, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। जो रेजिस्टिविटी है उस किसी सब्सटेंस का, वो डिपेंड नहीं करती है लेंथ और थिकनेस पे। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करता है, किस नेचर का, मतलब किस मटेरियल से वो बना हुआ है और उसका टेम्परेचर कितना, उस पर डिपेंड करता है। सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह हम सब जानते हैं कि सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर एल्युमिनियम वायर्स यूज किए जाते हैं ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है। रेजिस्टिविटीज ऑफ एलॉय जो होती है वो हाई होती है प्योर मेटल से। रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब किसके बीच में होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है इनकी रेजिस्टिविटी। क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले, किसी भी क्वेश्चन करने का तरीका यही है। डायामीटर दे रखा है हमें 0.5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 2। तो इसको डिवाइड करेंगे आप तो आ जाएगा 0.25 mm। अब 0.25 मिलीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे 0.25 10⁻³ मीटर। ये हो गया आर हमारा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे देती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सर्कल दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी वायर का, ये चीज πr²। पाई 22/7 आर हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.19
64 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी दे रखा है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और आर दे रखा था 10 ओम। लेंथ पूछा है, बस फार्मूला हम जानते हैं। कौन सा फार्मूला? रो इक्वल टू आर ए बाई एल। जो दे रखा है वो पुट कर देंगे। वन 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल टू 10 इंटू 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एल। यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। डिवाइड करने पे आपको 1964 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 122.7 मीटर आंसर मिल जाएगा। इस फॉर्मूले पुट करना है। अगला पार्ट पूछ रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो आर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर जो होगा, अब क्या कर दिए, डबल कर दिए। ये पहले वाला आर था, अब क्या नया वाला आर डैश मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आर डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4d स्क्वायर, और 1/, देखिए ये 1/d स्क्वायर, 1/d स्क्वायर किसके बराबर, आर के। तो आर डैश जो हो जाएगा 1/4 आर। तो अब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा नया वाला रेजिस्टेंस, वो पुराने के 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर 1/4। अगला क्वेश्चन, 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। 6 ओम रेजिस्टेंस वायर को हमने डबल कर दिया, यानी फोल्ड करके, तो हमें न्यू रेजिस्टेंस बतानी है अब कितनी होगी। जैसे ये वायर है ना, इसको हमने फोल्ड कर दिया ऐसे करके, तो अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये होगा नया वाला। पहले ये था, अब फोल्ड करने के बाद ये हो गया, ये पूरा गोल। ये तो ऐसे दिख रहा है मगर सेम साइज का ऐसे गोल बनेगा सर्कल। तो कैसे करेंगे इसको, आर हमें पता है रो एल बाई ए होता है, R6 दे रखा है रो एल बाई ए, ये हमारा ओरिजिनल हो गया, मान लेते हैं पहला इक्वेशन। दूसरा, अब क्या किया, हमने फोल्ड किया वायर को, तो लेंथ उसका हाफ हो जाएगा। तो R इक्वल टू रो एल बाई, लेंथ क्या हो गया अब, L/2। पहले L था, पहले ये पूरा लेंथ था ना, मान लीजिए मैं यहाँ से B से तोड़ देता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ। तोड़ दूंगा तो इस साइड मुड़ के इधर आ जाए, तो L क्या हो जाएगा, L/2 हाफ हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल हो जाएगा। जब सेम साइज का अगर यहाँ से तोड़ दिया मैंने, तो इसको इधर जब ज्वाइन करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ जाएगा, तो 2a हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, रो L/4a, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब डिवाइड कर देंगे हम 2 को फर्स्ट से, R/6 रो L/4a डिवाइड बाई रो L/a। तो ये कितना हो जाएगा, R/6 रो L/4a, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4a रो L, तो इससे ये कट जाएगा, रो L कट जाएगा, तो R/6 हो जाएगा 1/4, तो R हमारा आ जाएगा
1.5 ओम। जो नया रेजिस्टेंस आया हमारा 1.5 ओम आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, हम वी नो that when length is halved, when length is length, length is halved, resistance will also be half। तो 6 ओम था तो आधा हो जाएगा कितना, 6/2 3 ओम हो जाएगा। तो जो पहले 6 ओम का रेजिस्टेंस था इस लेंथ का, अब हो जाएगा 3 ओम 3 ओम, और 1/3 ओम 1/3 ओम, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 LCM 2 3/2 1.5 ओम। आंसर 1/r 1/r 1/, ये तो r आ गया, ये r 1/r 2/3 है, तो r क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3/2।